अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हो? ठीक हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था हाँ, एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने आपको दो एग्जांपल्स कराई थी। एक सबसे लॉन्ग फॉर्म करवाई थी कि बोर्ड के पेपर में अगर लॉन्ग सेक्शन सी में आता है तो किस तरह पूछा जाता है। फिर उसके बाद एक शॉर्ट वर्जन कराया था। कुछ सवालात और हैं जिनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अच्छा, कल याद होगा जब हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें एक सवाल किया था, तो उसमें मोल रेशो जो है, सिंपलेस्ट रेशो जो है वो 1.5 आ रहा था। तो मैंने कहा था कि देखो 1.2 और 1.3 होता तो मैं इसको राउंड डाउन करके 1 ले लेता। 1.8 और 1.9 होता तो मैं राउंड फॉरवर्ड करके उसको 2 ले लेता। लेकिन जब बात एग्जैक्ट बीच में आ जाए, 1.5 आ जाए, 1.6 आ जाए, तो अब मैं नहीं कर सकता। और सिंपलेस्ट रेशो कभी डेसिमल वाला नंबर नहीं होता, तो हमने उसको क्या किया था, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया था ताकि उसका डेसिमल हट जाए। याद है ना, वो चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक और सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो मैंने आपको बयान किए थे। अच्छा, इस सवाल को देखने से भी आपको लग रहा होगा कि ये भी लॉन्ग फॉर्म में है, मतलब ये भी लॉन्ग स्टाइल में सॉल्व होगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो आते थे उनमें परसेंटेज दी हुई होती थी, उसके बाद बात होती थी। ठीक है, तो और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला मास जो क्वेश्चन का होता है वो सैंपल का मास होता है, यानी ये जो मास होता है वो क्या इसका मास होता है, सैंपल का मास होता है। ठीक है, अच्छा भैया, अब स्टेप्स करते हैं हम जरा। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डिडक्शन ऑफ एलिमेंट। डिडक्शन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को डिडक्ट करो, डिडक्शन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले अब देखो कौन कौन से एलिमेंट है, अब इसने अलग से मेंशन नहीं किए, आप खुद देखो, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, राइट। कार्बन, आई शुड राइट लाइक दिस, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। अच्छा, व्हाटएवर, अब पहले वो लिख लो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज गौर से देखना, देखो इसने बात का आगाज किया और इसने बात की हाइड्रोकार्बन की। इसने कहा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। तुम लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और कौन हो, हाइड्रोजन हो। मैं एक बात सिखा रहा हूँ, गौर से सुनना। मैंने तुमसे कहा कि सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन में जो एलिमेंट शामिल है उनको लिखो। तो एलिमेंट जो शामिल है क्वेश्चन में उनमें कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तुमने तीनों को लिख दिया, लेकिन वो तुमसे बोल रहा है कि जो कंपाउंड में तुम्हें दे रहा हूँ वो एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। तो सर ये ऑक्सीजन फिर क्या है? तो अब सर यहाँ पे वो बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन है लेकिन क्वेश्चन में ऑक्सीजन भी मौजूद है। बता रहा हूँ मैं, देखो इस तरह का सवाल हो ना जिसमें वो हाइड्रोकार्बन बोल दे, तो बेटा हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ये जो ऑक्सीजन मौजूद होगी ना, ये इतनी कम परसेंटेज में होगी, अभी आप देखना कैलकुलेट करेंगे ना परसेंटेज, तो बहुत कम परसेंटेज होगी। इतनी कम परसेंटेज होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो डिडक्शन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले तो आपने जो देखा वो मतलब आपने लिख दिया, लेकिन आपके जहन में कीप इन माइंड कि भाई कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या था बेटा, डिडक्शन ऑफ एलिमेंट के बाद है मैसेस ऑफ एलिमेंट। मैसेस ऑफ एलिमेंट, आपने एलिमेंट की क्या निकालने, मैसेस निकालने। ठीक है, अब जल्दी से बताओ पहला एलिमेंट कौन है, कार्बन है, तो कार्बन का मास निकालोगे। आप क्या लिखोगे भाई, मास ऑफ कार्बन। फॉर्मूला मैंने स्टेप्स में लिखवाया हुआ था, क्या था, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। जिस कंपाउंड में कार्बन है, जल्दी से बताओ किस कंपाउंड में कार्बन है, CO2 में कार्बन पाया जाता है, इसका मोलिकुलर मास। अब नल्लो को याद ही नहीं है कार्बन का एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16। दो ऑक्सीजन का कितना होगा, 32। 32 प्लस 12 कितना होगा, 44। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 44 मल्टीप्लाई में गिवन मास। गिवन मास कितना गिवन है बेटा, 1.515। ठीक है, 1.515, तो गिवन मास हो गया 1.515। हाँ, मैंने 1.515 लिख दिया, तो हमारे पास होगा 12/44 मल्टीप्लाई बाय 1.515, ये आ गया 0.413, 0.413 ग्राम आ गया। कार्बन का मास निकाल लिया। अब आ जाओ किसका मास निकालोगे भाई, हाइड्रोजन का, मास ऑफ हाइड्रोजन। चलो, मैंने कल क्या बताया था कि हाइड्रोजन किस कंपाउंड में पाया जाता है, H2O में। कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2।
अच्छा पूरे कंपाउंड का मास, पूरे कंपाउंड का मास, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, 2 और 16 कितने हो गए 6, 18, 2 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास कितना है 0.77। अब ये स्टेप्स जो कल बताए थे उसके अंदर सारे फॉर्मूला आते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे को ये नहीं आ रहा तो ये पुराना लेक्चर देखे 0.77, तो कितना हो गया 0. ये आंसर कितना आ गया 0.085 ग्राम, इसका भी आंसर आ गया। अब तीसरा एलिमेंट कौन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। अगर जिन बच्चों ने लेक्चर इससे पहले वाला लेक्चर देखा है, हाँ इससे पहले जो बच्चों ने लेक्चर देखा है वो बच्चे क्या बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन का मास इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, तो स्टैंडर्ड किसको लें, इसको ले या उसको ले, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का मास नहीं निकालेंगे। पहले ही सवाल में बता दिया था कि जो एलिमेंट 2 कंपाउंड में पाया जाएगा तो अब आपने उसका मास नहीं निकालना है। बहरहाल ऑक्सीजन का मास नहीं निकालेंगे। अच्छा तीसरा स्टेप क्या निकालेंगे, इन एलिमेंट की परसेंटेज। अब क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। चलो भाई परसेंटेज निकालो, पहले किसकी परसेंटेज निकालोगे, कार्बन की परसेंटेज निकालोगे भाई, परसेंटेज ऑफ कार्बन। फॉर्मूला क्या बताया था, मास, जो मास ऊपर निकाला है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल। सवाल में सैंपल का मास, पहला मास 0.5, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 100, 0.413 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82.6। कार्बन की परसेंटेज कितनी आ गई 82.6 आ गई। चलो बच्चों अब हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लो भाई। हाइड्रोजन का मास 0.085 अपॉन सैंपल का मास 0.5, वो तो सैंपल का मास तो फिक्स है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, तो 0.085 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, ये आ गई 17% और ये आ गई। अच्छा अब बताओ एक कंपाउंड में टोटल एलिमेंट कितने, इस सवाल में टोटल एलिमेंट कितने, 3, तीनों की टोटल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए 100, टोटल परसेंटेज 100 होनी चाहिए ना। अब इसमें से तुम्हें 2 की परसेंटेज पता लग गई है, तीसरी की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो कॉमन सेंस, सर टोटल परसेंटेज है 100, तो अब हम इन 2 की परसेंटेज ऐड करके 100 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा अब याद करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सवाल में उसने बोला कि कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, तो मैंने कहा ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी कम आएगी कि आप उसको क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है बेटा 82.6 है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 17 है, तो 100 माइनस 82.6 प्लस 17, 82.6 प्लस 17 तो कितना हो जाएगा 99.6, 100 माइनस 99.6 परसेंटेज कर लो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 100 माइनस 99.6 कर दें अगर हम, तो 0.4% आ रही है। 0.4% कोई मतलब इंसान इतनी कम परसेंटेज है, तो हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन इज नेग्लेक्टेड। ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं यहाँ पे खल्ली वल्ली कराते हैं, ठीक है, नेग्लेक्टेड को उर्दू में क्या बोलते हैं, खल्ली वल्ली कराते हैं, ठीक है। चलो भाई परसेंटेज मैंने निकाल दिया ऑक्सीजन की। अब इसके बाद तो हमारा चौथा स्टेप क्या है बेटा, मोल रेशो। हम क्या निकालेंगे, मोल रेशो निकालेंगे, ठीक है, मोल रेशो निकालेंगे। अच्छा खैर चलो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख देते ना यार, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 0.4 और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऑक्सीजन इज बीइंग नेग्लेक्टेड, ऑक्सीजन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी परसेंटेज बहुत कम है। अब हम निकाल लें मोल रेशो। सबसे पहले मोल रेशो, अब जिन एलिमेंट की आपने परसेंटेज निकाली उन सबके मोल रेशो निकालेंगे, लेकिन परसेंटेज में ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके पास कौन से एलिमेंट बचे, कार्बन और हाइड्रोजन, तो आप क्या लिखोगे MR ऑफ कार्बन। अच्छा MR ऑफ कार्बन, अब MR कैसे निकालते हैं, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, इसी तरह MR ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज 17 अपॉन एटॉमिक मास 1। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 82.6 अपॉन 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.88 और ये एग्जैक्ट आ जाएगा 17, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो खुद आ जाती है।
अच्छा, इसी तरह मोल रेशो के बाद सारी इंतजामिया के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे और देख रहे हैं कि सर अनस कैसा पढ़ा रहे हैं। सर मतीन खड़े हुए हैं, सर रिजवान है, बहुत सारे और लोग हैं, चेक कर रहे हैं कि वही सर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं सीरियसली। तो देखो इतनी निगरानी होती, ये नहीं होता, ये तो फिजिकल क्लासेस में भी होती थी और वीडियो के दौरान भी निगरानी हो रही है कि भाई टीचर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, भाई बहुत ख्याल रखा जाता है। अच्छा, इसी तरह अब पांचवा स्टेप क्या है, सिंपलेस्ट रेशो। अब हमने क्या करना है, जिन एलिमेंट के हमने मोल रेशो निकाला उसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालो। तो SR ऑफ क्या करना है हम लोगों को, कार्बन। सिंपलेस्ट रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था कि जो मोल रेशो है उसको रखो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशो। अब बताओ, देखो दो मोल रेशो है, एक 6.88 है, एक 17 है, डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट से, तो स्मॉलेस्ट ये खुद ही है तो 6.88 को इसी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। फिर स्मॉलेस्ट, फिर सिंपलेस्ट रेशो ऑफ कार्बन। अब कार्बन का, हाइड्रोजन का मोल रेशो कितना है 17, स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना है 6.88। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट सवाल में बता दिए थे, तो अगर किसी को नहीं याद आ रहा तो वो दोबारा पुरानी वीडियो को देखे। 17, अब ये आ गया 2.4। अब देखो 2.47 का मतलब है 2.5। अब फंस गए, 2.5 आ गया ना। मैंने बोला था ना कि अगर 2.2 होता तो पीछे लेके जाते 2 कर देते, 2.9 होता तो आगे चले जाते 3 कर देते, लेकिन अब 2.5 पे आ गया, आके रुक गई बात। तो अब क्या करें, तो 2.5 के लिए मैंने क्या बताया था कि सिंपलेस्ट रेशो कभी भी डेसिमल में नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 0, पहले 0 से करूँगा तो ये खुद नल्ला हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से करूँगा तो ये खुद आ जाएगा। चलो 2 से करके देखते हैं। 2.5 को 2 से करके देंगे तो रिजवान भाई यहाँ से बैठ के बोल रहे हैं सर ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आप ये भी कैलकुलेटर में कर रहे हैं, तो ये 5 आ जाएगा। जब इसको 2 से किए तो इसको भी 2 से करेंगे, कर दिया। अब कार्बन कितने आ गए 2, हाइड्रोजन कितना आ गए 5। तो इंपेरिकल फार्मूला बन गया हमारा। और इंपेरिकल फार्मूला कितना आया बच्चों, इंपेरिकल फार्मूला आ गया हमारे पास, क्या आया भाई, C2H5 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला। अब आगे करेंगे, तो अगला स्टेप है मोलिकुलर फार्मूला के लिए क्या, अब यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी मोलिकुलर फार्मूला। अब हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, मोलिकुलर फार्मूला के लिए। अच्छा, मोलिकुलर फार्मूला के लिए पहली वर्किंग क्या है, सबसे पहले आपको क्या निकालने का है बच्चों, इंपेरिकल फार्मूला मास। क्या निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला मास। चलो बच्चों इंपेरिकल फार्मूला मास निकालें। इंपेरिकल फार्मूला है बेटा आपके पास C2H5। आप जरा इसका मास निकालें तो क्या बनेगा, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12, 2 एटम का मास कितना होगा 12 × 2 24। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 5 एटम का मास कितना होगा 5, तो 24 + 5 एंड दैट्स गोना बी 24 + 5 कितना होता है 29। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 29 हो जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला मास आ गया 29 आ गया। सर ये नजर आ रहा है ना वहाँ पे। अच्छा, अब अगला स्टेप, 8वां स्टेप क्या करते थे बेटा, इंपेरिकल फार्मूला के बाद n निकालते थे। n क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। जल्दी से बताओ, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में कितना गिवन है 58 और इंपेरिकल फार्मूला मास कितना है 29, तो 58 डिवाइडेड बाय 29 तो आ गया आंसर 2। और 9वें स्टेप में n को किससे मल्टीप्लाई करवाते थे, इंपेरिकल फार्मूला से, इंपेरिकल फार्मूला से। तो n कितना है 2, इंपेरिकल फार्मूला कितना है C2H5, मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 4, C2 5 10, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टेप 10 में फाइनली हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो ये जो हाइड्रोकार्बन था ना, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन थे, उसका फार्मूला है, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा ये क्या है, इसको पता है क्या पढ़ते हैं, अच्छा देखो आपसे वो नाम नहीं पूछेगा, चलो मैं नाम इजाफी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इसको कहते हैं ब्यूटेन। क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ये क्या होता है, ये गैस होती है, ये गैस होती है, ये घरों में आती है। ये जो डोमेस्टिक गैस होती है ना, सुई गैस, तो सुई गैस कह रहे हैं, ये घरों में गैस ब्यूटेन आती है, ब्यूटेन। और इसके साथ इसका एक आइसोमर होता है, आइसोब्यूटेन, वो मिक्स होकर आ रहा होता है, ठीक है। और ये जलती है तो इसके जलने से
एक लाल धुआं ऑरेंज कलर का धुआं निकल रहा होता है और एक ग्रीन कलर का धुआं आपके सामने आ रहा होता है। सही है, देखा होगा घर में चूल्हा जल रहा होता है, खवातीन को पता होगा, लेकिन खवातीन चूल्हे तो जला रही नहीं है, खवातीन तो ड्रामे देख रही है। सही है, तो बहरहाल सही की बात हो गई, ये पूरा सवाल बता दिया। अब मैं इस सवाल में समझाना ये चाह रहा था, इस सवाल का काम की बात कि देखो ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर बहुत कम आ जाए तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़। वरना कुछ बच्चे इस तरह के सवालों में ऑक्सीजन को भी काउंट कर लेते हैं भाई 0.5, तो ये बताना चाह रहा था। प्लस एक बात इसको भी रिपीट करना चाह रहा था कि भाई देखो 2.45 आ जाए तो 2.47 तो 2.5 लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा भाई, एक सवाल हो गया। अब एक दो सवाल और हैं जिनमें थोड़ा सा पंगा है, वो मैं आपको करवा देता हूँ जो बोर्ड के पेपर में है, फिर उसके बाद नए टॉपिक पे आएंगे। सारे मैक्सिमम सवाल करवा देता हूँ जो थोड़ा सा टिपिकल वाले हैं, ताकि फिर आप लोग कर लो उसको। पॉज कर दें ताकि मैं क्वेश्चन लिख लूँ, वरना फिर टाइम वेस्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस सवाल में भी आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछ रहा है। इस सवाल में भी आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पूछ रहा है, लेकिन जो डेटा गिवन है उस डेटा को देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो जो आपने स्टेप्स लिखवाए थे और जो आपने सब चीज़ें लिखवाई थी तो उनमें, तो अगर डेटा देखो तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, एम्पेरिकल फार्मूला बताया हुआ है, मास गिवन है। तो भाई इस सवाल को देखकर तो थोड़ी देर के लिए बंदा परेशान हो जाए कि यार जो सर ने जो सवालात करवाए थे वो तो है ही नहीं, इसमें तो परसेंटेज होती थी या मास होता था, ये वो मास ऑफ सैंपल एम्पल कुछ भी नहीं है। देखो घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, सुरती मौजूद है, घबराना नहीं है। देखो भाई, इसने बात का आगाज़ किया किससे? एम्पेरिकल फार्मूला से। मतलब सारी वर्किंग एम्पेरिकल फार्मूला की हुई है, शुरू के 6 स्टेप वर्किंग हो चुकी है, आगे कार्रवाई करनी है। अब आगे क्या कार्रवाई करनी है ज़रा सुन लो, तहम्मुल से समझ लो। एम्पेरिकल फार्मूला आपको गिवन है CO2H, आपने लिखा एम्पेरिकल फार्मूला एंड दैट इज CO2H गिवन है। अच्छा, अब रिवाइज करो, एम्पेरिकल फार्मूला के बाद क्या करते थे यार। मैं थोड़ी देर के लिए आपके जहन में एक बॉक्स यहाँ पे बना देता हूँ, माइंड बॉक्स। आप सोच रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला के बाद हम क्या करते थे? सर ने बताया था कि एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालते थे। मास भी निकाल लेंगे यार, मास निकालना कोई बड़ी चीज़ है क्या? CO2H है ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो गया? 12, 32 और 12 प्लस 1 कितना हो गया भाई? 45। सही है, CO2H का मोलिकुलर मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास भी निकाल लिया। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लिया, इसके बाद क्या करते थे? N निकालते थे। N क्या होता था? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कहाँ से देखते थे तुम लोग? क्वेश्चन से देखते थे, है ना? कहाँ से देखते थे? क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन, क्वेश्चन में तो वॉल्यूम गिवन है, क्वेश्चन में तो ये जो मास गिवन है ये तो मॉलिक्यूलर मास नहीं है, वो तो बाकायदा लिखा हुआ होता था मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो सर अब मसला आ गया, देखें मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा तो N नहीं निकलेगा, N निकलेगा तो N को फिर एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। मतलब ये नहीं है तो N नहीं निकलेगा, जब N नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आएगा। तो यार आप जो है ना अपने जहन के इस बॉक्से में थे, अब बॉक्से से बाहर निकलोगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, यार बोलोगे यार क्या करें। तो देखो डेटा बनाते हैं, डेटा में इसने क्या दिया हुआ है? अदर देन दैट वॉल्यूम 448 cm³ दिया हुआ। बेटा याद कर लो, जब कभी वॉल्यूम cm³ में हो तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? dm³, 1000 से डिवाइड कर देंगे, किससे? 1000 से। तो 448 डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 1000, तो ये हो जाएगा 0.448 dm³, ये हो जाएगा 0.448 dm³। अच्छा, क्वेश्चन में मास ऑफ कंपाउंड कितना गिवन है? मास ऑफ कंपाउंड कितना गिवन है बेटा? 1.8 ग्राम, वो भी। अच्छा, एक बात और की थी, STP। व्हाट इज STP? STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और मैंने याद करवाया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो 0273, याद कर लो।
जब कभी भी टेम्परेचर डिग्री में होगा तो उसमें 273 ऐड करके उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 0 + 273 तो 273 केल्विन हो गया। फिर प्रेशर स्टैंडर्ड कितना होता है 180 है, ठीक है, 180 प्रेशर की वैल्यू होगी। ये सारी चीज़ें मैंने सवाल से निकाल ली। अच्छा, मुझे जो सॉल्व करना था, इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ था, इंपेरिकल फार्मूला मास निकालना था जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, फिर एन निकालना था, एन के लिए मोलिकुलर मास चाहिए। अब यार परेशान हुआ यार, क्या करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जाने तक तरीक़ेकार यही है, लेकिन इस तरीके में एन आ रहा है, एन के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से निकालें? अब सुनो, उसने जो इतना डेटा दिया हुआ है ये मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तो दिया हुआ है। अब सर कैसे, इस डेटा की मदद से कैसे निकालेंगे? तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब गौर से सुनना, देखो गौर से सुनना। अब मेरा मकसद इस वक्त क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल लूँगा बेटा, तो मैं मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे पुट करके क्या निकाल लूँगा, एन। जब एन आ जाएगा तो मैं कर लूँगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब याद करो, मैट्रिक क्लास में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, PV = nRT। याद है ना, मैट्रिक की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 हीट में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था गैसेस का, PV = nRT। सही है, याद आ रहा है ना? अब मैं तुम लोगों को वो फॉर्मूला अब मॉलिक्यूलर मास के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, PV = nRT। सर क्यों करेंगे? सुनो, जब किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन हो, जब किसी क्वेश्चन में प्रेशर गिवन हो, जब किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन हो, जब किसी क्वेश्चन में मास गिवन हो, तो वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, PV = nRT अप्लाई करते हैं। हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि इसकी मदद से क्या निकालें, मॉलिक्यूलर मास। अब गौर से सुनना, अब P का मतलब क्या है, प्रेशर, V का मतलब क्या है, वॉल्यूम, R का मतलब है कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है, वो याद करनी है, वो मैं बता दूंगा। T का मतलब क्या है, टेम्परेचर। N का मतलब क्या है, मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का पहली क्लास में, दूसरी तीसरी क्लास में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। याद आ रहा है? तो अब मैं क्या करूंगा, PV N की जगह पे लिखूंगा स्मॉल m गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लार्ज m इनटू RT, है ना। अच्छा, जल्दी से बताओ, हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास, जो कि वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m = स्मॉल m RT अपॉन PV। सही, ये एक सवाल आया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना ताकि बोर्ड के पेपर में आए तो क्लियर कर लो। अच्छा भाई, मॉलिक्यूलर मास की तरफ आ गए। अब n कितना है क्वेश्चन में, स्मॉल m कितना है बेटा, 1.8 ग्राम, 1.8 R की वैल्यू 0.0821। सर कहाँ है, याद करनी पड़ेगी। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, प्रेशर कितना है 180, वॉल्यूम कितना है 0.448। अब देखो मैं सारी कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 448। सो मेरे पास सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक इन माय कैलकुलेशन, 0.0821 guys, and that's gonna be 273, and I am going to divide this 0.448, and that is 90.05, I mean exact 90 आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया भाई। चलो भाई, अब मॉलिक्यूलर मास जब आ गया तो अब हम काम करेंगे इन मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पे पुट करना था, एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें पता था, फिर n निकालना था, फिर मल्टीप्लाई। तो अब हम काम करेंगे अपना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलो भाई, क्या करते थे मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालो, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालो। क्या आएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास, CO2H है ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 + 1 कितना हो गया 45। फिर ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या निकालते थे, n क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 90, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है 45, 2 आ गया। फिर n को किससे मल्टीप्लाई करते थे, एम्पिरिकल फार्मूले से। n को किससे मल्टीप्लाई करते थे, एम्पिरिकल फार्मूले से। तो n कितना है बेटा 2, एम्पिरिकल फार्मूला कितना है CO2H। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा फाइनली। क्या होगा बताओ जल्दी से, C2 2 2 4 H2,
C2H4O2। बेटा इसका नाम मैं बता देता हूँ, आपसे नाम नहीं पूछेगा, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड, C2O4H2 ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये बहुत स्लाइटली एसिड होता है। तो इस तरह हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। तो जिस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, मास गिवन हो और मोलिकुलर मास पूछा हो, मोलिकुलर फार्मूला पूछा हो, तो बेटा सबसे पहले इस डेटा की मदद से आप PV = nRT के फॉर्मूले को अप्लाई करके मोलिकुलर मास निकालोगे एंड देन फिर आप सारी कार्रवाई करोगे। इस जैसे एक सवाल और मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।